स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। और उस टॉपिक की अगर हम बात करते हैं वो है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं तो वीबीटी है, और वीबीटी का नाम क्या है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये हमारे लिए। क्यों है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक? क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। सीबीएसई के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि हर एक कोई भी ऐसा वो नहीं है। जैसे कि अगर आप बात करते हैं केमिस्ट्री में, अगर हम नीट की बात करते हैं वहां पे एक क्वेश्चन आता है। अगर आप बात करते हैं किसकी, मेंस वगैरह की बात करते हैं, एडवांस वगैरह की बात करते हैं, तो वहां पे एक क्वेश्चन आता है। मतलब कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आने के 99% चांस होते हैं। और जैसे कि सीबीएसई ने आज सिलेबस रिलीज कर दिया है, आपका 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है, तो ये वाला टॉपिक उसमें से हटाया नहीं गया है। आइसोमेरिज्म हटाई गई है, तो आइसोमेरिज्म हटाई गई तो सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये वाला टॉपिक अब भी आपका सीबीएसई में है। किसके लिए? 11th और 12th के लिए। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको दे रखी है, उसमें आएगा सबसे पहले कि क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करते हैं तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि कोई कंपाउंड आपको दे रखा है तो उसमें किस तरह से आप उसकी शेप पता लगाएंगे, ज्योमेट्री पता लगाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन पता लगाएंगे, और किस तरह से आप पता लगाएंगे उसका मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता है हमें। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट क्या आता है? कंपाउंड मस्ट हैव या कंपाउंड मस्ट हैव वैकेंट sp_d orbitals equal to the coordination number। यानी कंपाउंड के पास इतनी वैकेंट ऑर्बिटल्स तो होनी ही चाहिए। कौन सी ऑर्बिटल्स? sp_d ऑर्बिटल्स होनी चाहिए जो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर, जो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। तो पहला पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला था वो ये है कि किसी भी जो आपको मॉलिक्यूल दे रखा है, जो भी कंपाउंड आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है, उसके पास कम से कम इतनी sp_d ऑर्बिटल्स वैकेंट होनी चाहिए जो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर हो। यानी जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे 6 है तो उसके पास एटलीस्ट 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स तो होनी ही चाहिए उस कंपाउंड के पास। दूसरा क्या है? अब होता क्या है कि जिन ऑर्बिटल्स के अंदर आप इलेक्ट्रॉन्स को फील्ड कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फील्ड कर रहे हैं आप ऑर्बिटल्स के अंदर, तो उनकी क्या हो जाती है? उन ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग हो जाती है, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है? मिक्सिंग हो जाती है और एक न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट होती है। न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है? ज्यादा ना होकर के कम हो जाती है, और उसमें स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो आप क्या कह सकते हैं? ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, आप पोस्टुलेट्स पढ़ रहे हैं, यानी कि आप ये कह सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो एक तरह से। ऑफ वीबीटी, तो वीबीटी की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो क्या? ड्यू टू द मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ए न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल is generated which have less energy and more stability.
जिसकी लेस क्या होगी, एनर्जी होगी, और मोर क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी। फिर थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट ये कहने की कोशिश करता है कि जैसे कि ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट कह लीजिए आप इसका, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, लिगेंड्स टू टाइप्स के लिगेंड होते हैं। एक होता है वीक फील्ड लिगेंड और एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये क्यों इंपोर्टेंट टॉपिक है, वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड? जब मैं आपको इसका क्वेश्चन करवाऊंगा ना, तो हर एक चीज की हमें जरूरत पड़ेगी उसमें, हर एक पॉइंट मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, हर एक पॉइंट इसका इंपोर्टेंट है। ये स्टेप वाइज चलता रहेगा, तो स्टेप वाइज आपका हर एक चीज चलेगी और आपके लिए हर एक पॉइंट क्या होता चला जाएगा, इंपोर्टेंट होता चला जाएगा। और आपको भी लगेगा कि हाँ कि ये पॉइंट यहाँ पर यूज हुआ, ये पॉइंट यहाँ पे यूज हुआ। तो वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का क्या चक्कर, वो आपको बताऊं, पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए। जो वीक फील्ड लिगेंड एक्चुअल में not responsible for pairing of electrons। आप कहेंगे सर ये क्या पॉइंट आ गया, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ गया? तो ये भी अभी आपको चीज क्लियर हो जाएगी, पेयरिंग कैसे होगी, किसमें पेयरिंग होगी, किसमें पेयरिंग नहीं होगी। एक्चुअल में एक टॉपिक मैं आपको इसमें बता दूंगा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो टॉपिक एक्चुअल है तो नेक्स्ट थ्योरी का, लेकिन क्योंकि सीबीएसई में हम पढ़ रहे हैं तो सीबीएसई लेवल तक सिर्फ हमें ये चीजें पता होनी चाहिए कि वहां पर हम इसे यूज कर सकते हैं। वो बेसिक से नेक्स्ट थ्योरी का स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें लिगेंड्स को इस तरह से अरेंज किया गया है कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड और कौन सा लिगेंड क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो अगर वो थ्योरी, वो सीरीज आपको याद हो गई, उसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा आपको, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं ट्रिक से अगर आपको याद हो गई तो आप ये मान लीजिए कि आपका 70% काम इसका निपट गया। बस वो आपको एक सीरीज याद करनी है, मैं आपको बताऊंगा भी कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है। तो वो भी हम बात करेंगे उसके बारे में, आप इसे लिखिए। तो उसके बाद क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रिस्पॉन्सिबल फिर किसके लिए है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल। अब बात आती है इसमें, तीनों पॉइंट हो गए, ये नेक्स्ट पॉइंट मान लो या थर्ड का पार्ट मान लो, आप फोर्थ पॉइंट पर आते हैं। इफ कॉम्प्लेक्स हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अगर कॉम्प्लेक्स के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। और इफ कॉम्प्लेक्स हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड तो वो कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। फिर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, इसमें पैरामैग्नेटिक वाला पॉइंट क्लियर हो गया, डायमैग्नेटिक वाला पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। अब आता है मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालेंगे आप, कोई क्वेश्चन इससे भी आ जाता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे। तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √n
n प्लस में, इसकी यूनिट आ जाएगी बी एन। एन क्या है यहाँ पे, एन है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप पता चल गया वीक फील्ड लिगेंड। एक चीज और है, जैसे कभी आपको पता चलेगा जैसे हाइब्रिडाइजेशन आई है sp3d2, तो बता दूंगा कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे आएगी sp3d2, तो मैं आपको बताऊंगा कि sp3d2 आएगी कैसे। लेकिन अगर sp3d2 आई है तो आपने आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, डेफिनेशन जरूर लिख ले अपनी नोटबुक के अंदर, ये डेफिनेशन जरूर लिख ले आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की। इफ आउटर डी ऑर्बिटल इज यूज्ड इनटू द हाइब्रिडाइजेशन, अगर आप आउटर डी ऑर्बिटल को यूज कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में तो उसे क्या कहते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर आप आउटर ऑर्बिटल को यूज करेंगे तो उसे क्या कहेंगे आप, यानी डी ऑर्बिटल को यूज करेंगे तो उसे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। और जिसके अंदर आप किसको यूज करेंगे, इनर ऑर्बिटल को यूज करेंगे। जैसे हाइब्रिडेशन, अगर किसी की हाइब्रिडेशन sp3d2 आ रही है तो वो अलग है, और d2sp3 आ रही है वो अलग है। ये बात आप याद रखें, अगर आपने कहीं पर भी क्वेश्चन में sp3d2 हाइब्रिडेशन लिखी है और उसकी हाइब्रिडेशन एक्चुअल में d2sp3 है तो वो क्वेश्चन आपका गलत है। कहीं आप कहेंगे सर sp3d2 और d2sp3 में फर्क ही क्या है, तो याद रखना इसे हम क्या, इसमें क्या बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसमें क्या बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो इनर ऑर्बिटल कब बनता है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन क्या होती है, जब आप इनर ऑर्बिटल को यूज करेंगे तो उसे क्या कहेंगे आप, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अगर आप आउटर ऑर्बिटल को यूज करेंगे तो उसे क्या कहेंगे आप, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। अगर आप आउटर डी ऑर्बिटल को यूज करते हैं तो उसे आप आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कर देंगे। अगर आप इनर ऑर्बिटल को यूज करते हैं तो उसे आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स करेंगे। तो इसे आप नोट डाउन कर देंगे। हर एक पॉइंट अब मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूं और एक और मैं बता रहा था सीरीज बताने जा रहा हूं, जो सीरीज आपको याद करनी है। पहले तो आप उस सीरीज को लिख लो। अभी मैं बस सीरीज को बता रहा हूं आपको। इस सीरीज की डेफिनेशन मैं आपको नेक्स्ट में करवाऊं क्योंकि आपको फिर डेफिनेशन समझ में नहीं आएगी। आप कहेंगे सर इसमें कहां से आ गई, क्योंकि वहां पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की हम जरूरत पड़ेगी और क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में आपने कुछ पढ़ाई नहीं है, तो आपको फिर वही दिक्कत आएगी। सर आप कहेंगे कि मुझसे कि सर इसमें मतलब CFSC का मतलब क्या होता है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। सर मैं आपको सीरीज लिखवा रहा हूँ तो सीरीज होती क्या है, ट्रिक बता रहा हूँ, इसकी ट्रिक्स साथ ही साथ पढ़ते मतलब कि लिखते रहे। आई बर्बादी, सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्जुलेटो, ओ फिर मैं बता रहा हूं, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्जुलेटो पानी सुनो। ये पानी जो सुनो वाला है ना, ये मैंने एस वाला पोर्शन ले लिया थोड़ा सा ट्रिक को सिंपल बनाने के लिए। आपको लगेगा सर एस तो आ ही रहा, तो वाटर, तो आप सुनो एस वाला पोर्शन है, ठीक है ना। आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्जुलेटो पानी सुनो। अमोनिया इन, अमोनिया के साथ आप पायरेटिन लिख सकते हैं। इन अमोनिया इन कनाडा और कोलम, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा एक दो अगर हम एक्सेप्शनल केस मान ले तो ज्यादातर जो कार्बन और नाइट्रोजन से रिलेटेड कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें डोनेटिंग एटम क्या है, मैं आपको बता चुका हूं कि भाई अमोनिया का डोनेटिंग एटम क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। ईएन का डोनेटिंग एटम क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। इसका कौन है, नाइट्रोजन है। और कार्बन है, और अगर कहीं पर डोनेटिंग एटम कार्बन हो या अगर नाइट्रोजन अगर आपको दे रखा हो, जैसे कि इसको छोड़ करके, ऑक्सीडेटो को छोड़ करके अगर कार्बन आपको डोनेटिंग एटम दे रखा है या नाइट्रोजन दे रखा है, तो स्ट्रॉन्ग मतलब कि वो कैसे लिगेंड रहेगा, 100% वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही रहेगा। इससे आप पता लगा सकते हैं
कि जैसे किसी भी लिगेंड में आपको कार्बन दे रखा है, तो आप मान के चलिए कि 99% चांस उसके वो है कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, या किसी भी ग्रुप के अंदर आपको नाइट्रोजन डोनेटेड लिगेंड दे रखा हो, तो 100% चांस उसके ये है कि वो कैसे लिगेंड रहेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा। अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? जो वाटर के बाद वाले हैं, वाटर के जो बाद वाले H2O क्या होता है, वाटर होता है, तो वाटर के जो बाद वाले हैं वो क्या रहेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जो वाटर के बाद वाले हैं वो क्या रहेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेंगे। और वाटर से पहले वाले और वाटर को इंक्लूड करके, वाटर को इंक्लूड करने के बाद और वाटर से पहले वाले वो कैसे लिगेंड होते हैं, ये होते हैं वीक फील्ड लिगेंड। तो इस टेबल से आपको इतना पता चल जाएगा कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्सीलेटो पानी सुनो, अमोनिया इन कनाडा और कोलंबो। तो मैंने ट्रिक भी बता दिया आपको याद करना, तो ट्रिक बता दी, तो इस ट्रिक से आप क्या कर सकते हैं, इजीली इसे लर्न भी कर सकते हैं। अब मैं एक और टेबल आपको बनाने के लिए कह रहा था, तो वो टेबल और बनाना, वो टेबल ही बहुत इंपोर्टेंट है। इसका हर एक पॉइंट इंपोर्टेंट है, जितने ही मैंने पॉइंट अभी तक आपको बताए हैं। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको हर एक पॉइंट का यूज होगा। आप कहेंगे सर ने जितने भी पॉइंट हमें बताया था उसका हर एक का यूज हमारा हुआ। तो नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, इसमें एक टेबल बनानी है आप, यहां पे क्या लिखनी है, हाइब्रिडाइजेशन। तो एक कॉलम में लिख देना हाइब्रिडाइजेशन, एक में क्या लिख देनी आपको, शेप क्या आएगी, और एक में अगर आप चाहें तो स्ट्रक्चर की इतनी जरूरत नहीं है, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन और शेप भी पढ़ना है। स्ट्रक्चर अगर आप करना चाहें तो स्ट्रक्चर आप पढ़ सकते हैं, तो स्ट्रक्चर भी थोड़ी सी कर लेते हैं, इसकी जरूरत वैसे पड़ेगी भी और नहीं भी पड़ेगी, दोनों की बात है। तो हाइब्रिडेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर किसी की हाइब्रिडेशन sp तो उसकी जो शेप है वो कैसी रहेगी, लीनियर रहेगी, और शेप कुछ इस तरह से बनेगी। अगर किसी की sp2 हाइब्रिडेशन है तो उसकी शेप कैसी बनेगी, ट्राई एंगुलर प्लेनर बनेगी, और वो कुछ इस तरह से बनेगी। अगर किसी की हाइब्रिडेशन sp3 है तो उसकी शेप टेट्राहेड्रल बनेगी, और ये कुछ इस तरह से बनेगी। किसी की हाइब्रिडेशन dsp2 है तो उसकी शेप स्क्वायर प्लेनर बनेगी, और शेप इस तरह से बनेगी। नोट डाउन करें, अभी तो और भी बनाना है आपको टेबल में। अगर हाइब्रिडेशन कैसी होती है dsp3, तो गोनल बाइपिरामिडल, स्ट्रक्चर कैसी बन जाएगी, अगर जो हाइब्रिडेशन वो रहती है sp3d2 या d2sp3, तो इसमें कैसी बनेगी, अगर hd3 रहती एक और है, इसमें बनेगी ऑक्टाहेड्रल, ये कैसी है टेट्राहेड्रल,
तो ये सभी पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लें कि हमें जरूरत पड़ेगी। जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी तक बताई सभी की जरूरत हमें पड़ेगी। तो लिख लिया आपने। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन से पहले एक चीज और पढ़ लेते हैं। सोनी टीवी को मत फैको नीकू जी, ये आपको लर्न हो जानी चाहिए टेबल। सोनी टीवी को मत फैको नीकू जी, हर एक का क्या सिंबल, हर एक का एटॉमिक नंबर, हर एक का सिंबल, हर एक का एटॉमिक नंबर, ये लर्न होने चाहिए आपको। हर एक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका, 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2, ये लिख लेना आपको अपनी नोटबुक में। और इसकी जरूरत पड़ेगी, मैंने आपको ये लर्न होनी चाहिए, मतलब कि पूरी जो आपको एक सीरीज दे रखी 3D सीरीज, ये लर्न होनी चाहिए क्योंकि इसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। तो 3d1 4s2, 3d2 4s2, 3d3 4s2, 3d4 की जगह पे क्या आएगा 5, ये आपको पता ही एक्सेप्शनल होता है, 4s1, 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10 4s1, 3d10 4s2। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आपको पता होनी चाहिए, आपने पढ़ रखे हैं 11th क्लास में, तो ज्यादा चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नोट डाउन कर लीजिए इसे, इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। और जो चीजें हमने अभी तक पढ़ ली उनकी भी जरूरत पड़ेगी, जैसे ऑर्डर स्टेट निकाल, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो जहां तक ये आप सबने नोट डाउन कर लिए होंगे, जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे। अब आते हैं इसके क्वेश्चंस। हर एक लेवल का क्वेश्चंस कराने की कोशिश करूंगा। 2 वीडियो बनेंगे इसके। मेरी कोशिश रहेगी कि आप जब दोनों वीडियो वॉच कर लें तो आपको किसी भी तरह का कोई क्वेश्चंस आ जाए, वो आपका हो जाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात कर रहे थे। एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा सा हम सिंपल एग्जाम्पल से बात करते हैं। NiCl4 2 नेगेटिव। जब आप इसका क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, पहले क्या लिखा ऑक्सीडेशन नंबर। पहला टारगेट क्या होना चाहिए आपका, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप सीख गए होंगे, अगर नहीं सीखे तो हम निकालना सीख जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था, हर एक पॉइंट इसका इंटर रिलेटेड है, यानी कि इसमें जितने भी आपको टॉपिक दे रखे हैं सभी टॉपिक आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अगर आपको एक टॉपिक नहीं आ रहा, दूसरा टॉपिक अपने आप ही नहीं आ रहा। अगर आपको ये पता ही नहीं चल रहा कि इसमें कौन सा इंटर मेटल एटम है, कौन सा लिगेंड है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको पता नहीं चल रहा क्लोरीन, पहली वाली जो टेबल है, आपको अगर पता नहीं चल रहा क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है, तो आप पता नहीं लगा सकते कि क्या इसकी वैल्यू आएगी। और उसके बाद हम बात करते हैं एक्स की वैल्यू 2 आ गई। फिर लिखेंगे आप निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करवाया था 3d8 4s, यही करवाया। अब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है Ni2, यानी कि Ni2 पॉजिटिव है, मतलब क्या हुआ, इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है, किसी के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाना।
तो इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए। जब इसके अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे? 3d8 4s0, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअली वो क्या है 3d8 4s0 रह गया। जब भी इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो पहले s में से जाएंगे, फिर उसके बाद d में से जाएंगे। फिर मैं आपको बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स आपको पहले d में से माइनस नहीं करते, पहले किस में से माइनस करने? s में से। फिर किस में से इलेक्ट्रॉन माइनस करने? d में से माइनस करने। ये पॉइंट आप नोट डाउन करें। जैसे कि बाई चांस इसके ऊपर चार्ज 4 रहता तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से जाते, 2 इसमें से जाते। पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में से जाएंगे? s में से, फिर जाएंगे d में से। ये आपने लिख लिया होगा। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आप N9, ठीक है, 2 पॉजिटिव की क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। तो आप पहले ही 11th क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये कौन सी ऑर्बिटल है? D। कौन सी ऑर्बिटल? 3d। उसके बाद कौन सी ऑर्बिटल आएगी? 4s। 4s के बाद कौन सी आएगी? 4p। और जरूरत पड़ी तो हम 4d का भी यूज कर सकते हैं। 3d, 4s और 4p। अगर आप चाहें तो आगे 4d भी लिख सकते हैं। जरूरत पड़ेगी तो हम लिख सकते हैं, अगर जरूरत नहीं पड़ी तो लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अब बात आ रही है इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे फिल किए जाएंगे। आप जाते हैं d ऑर्बिटल के अंदर, d सब सेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होती है, s के अंदर 1 ऑर्बिटल होती है, p सब सेल के अंदर 3 ऑर्बिटल्स होती है। तो d के अंदर कितने ऑर्बिटल्स है? 5। कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने आपको? 8। तो जैसे कि आप हुंस रूल में पढ़ते थे, मैंने आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं मैं आपको इसे 11th क्लास में। तो कैसे फिल करेंगे? सिंगल 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 सिंगल। फिर इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे आप? पेयर पेयर, मतलब कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन भरे जाते, पहले सिंगल सिंगल फिल करते, फिर उन्हें क्या करते हैं? पेयर करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक, उसके बाद क्या आएगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते 4s, फिर क्या है? 4p। अब यहां तक करने के बाद अब आप देखेंगे लिगेंड कैसा है। जो आपको लिगेंड दे रखा वो कैसा, स्ट्रॉन्ग फील्ड है या वीक फील्ड है, तो आपको देख लिया होगा। ये वाटर से पहले आ रहा है तो है, ये इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं कर पाएगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाते, लेकिन वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं कर पाएगा। अब हम बात करेंगे NiCl4 2 नेगेटिव। तो कैसे लिखेंगे आप? जैसे इलेक्ट्रॉन दे रखे तो इलेक्ट्रॉन आप लिखिए, ठीक है। ये 4s खाली पड़ी है और ये कौन सी? पहले आपने देख लिया कि Cl कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड। पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि लिगेंड कैसा है? वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड। ये देखिए। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए? नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए कि जो लिगेंड आपको दे रखा है वो मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, हेक्साडेंटेट कैसा है। आपको मैंने पहले करवा दिया था। क्लोरीन एक यूनिडेंटेट और मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, और जो मोनोडेंटेट लिगेंड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है। एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2। अगर ये बाइडेंटेट होता तो एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देता? आप कहेंगे सर फिर देता है 4। अगर ये ट्राइडेंटेट होता तो एक जो लिगेंड हो कितने इलेक्ट्रॉन देता? 6। लेकिन ये मोनोडेंटेट लिगेंड है तो एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। है कितने लिगेंड? फिर ये देखेंगे, आपने देखा कि लिगेंड है 4, तो जब 1 लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो 4 कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा? 8। उन लिगेंड्स को पता लगाने के लिए कि हम क्या करेंगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस से भर देते हैं, तो हमें पता चल जाए कि भाई जो लिगेंड आपको दे रखा है ये इलेक्ट्रॉन्स आपने लिगेंड के भरे। कौन से ऑर्बिटल है? 3d। ये कौन से हो गए? 4s, और ये कौन से हो गए? 4। जो आपने इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं वो किसके इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं आपने? ये इलेक्ट्रॉन्स आपने लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स लिखे, ठीक है ना। तो अब हमें पता लगानी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट टारगेट क्या रहेगा? हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे पता लगाओगे आप? जिस ऑर्बिटल्स के अंदर आपने लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स भरे, याद रखना आपको सिर्फ वही काउंट करने जिस ऑर्बिटल के अंदर आपने लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं। तो किसके साथ भरे? S में और P में। एक S ऑर्बिटल में फिल करेंगे आपने, और 3 कौन सी ऑर्बिटल्स में फिल किए गए? P में। तो क्या हाइब्रिडेशन आएगी इसकी? sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी। एक किसमें भरेंगे आप? एक तो आपने S ऑर्बिटल भरे तो S लिख दिया, 3 P ऑर्बिटल भरे तो क्या आ जाएगा हाइब्रिडेशन?
sp3। अब देखो कुछ डाउट मेरे हिसाब से जो आपके माइंड में बन सकते हैं वही बन सकते हैं। सर आप एक बात मुझे क्लियर करके हमें बता दी, हमें क्लियर करके एक बात आप ये बता दीजिए कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपने हमेशा मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन से फॉर्म भर सकती है। ऑर्बिटल तो ये भी वैकेंट, मेन के पास भी तो एक इलेक्ट्रॉन और भरा जा सकता था, क्योंकि आप जानते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं, तो इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है और भरे जा सकते थे, लेकिन वो तो आपने भरे ही नहीं। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा आपको पेयरिंग फॉर्म में भरने हैं। कहीं पर भी अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं तो वहां पर आप लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरेंगे, वो हमेशा पेयर की फॉर्म में ही इलेक्ट्रॉन्स दिए जाएंगे, क्योंकि वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स एक ही देता है। ठीक है, तो एक चीज आपको याद रखनी है कि जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा आपको पेयरिंग फॉर्म में ही भरने हैं, वो ऐसे नहीं भरने कि जैसे इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता था, इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता। फिर हाइड्रोजन आपको पता चल गई, sp3 हाइड्रोजन कैसे निकालेंगे। अब पता लगानी है आपको क्या शेप कैसे आएगी, तो आपको मैंने लिखवाया था जब sp3 हाइड्रोजन हो तो टेट्राहेड्रल शेप है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या आ सकता है इसमें, तीसरा पॉइंट आ सकता है शेप आ गई इसकी, हाइब्रिडेशन आ गई। अब आप सर बताइए इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट। तो आप देख रहे हैं इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। और अगर आप इसका डाइपोल मूवमेंट निकालना चाहते हैं, सॉरी मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना चाहते हैं, डाइपोल मूवमेंट नहीं मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना चाहते हैं, तो कैसे निकलेगा √n प्लस में। n की वैल्यू क्या आ जाएगी इसमें, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, तो क्या आएगी 2, तो ये आ जाएगा √। लिखो इसे जल्दी से। तो जहां तक मुझे लग रहा है अब आपको समझ में आ गया होगा क्या दिक्कतें आपको आ रही थी इसमें। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, मतलब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। इस बार जो लिगेंड हमने लिया था वो लिया था वीक फील्ड लिगेंड। इस बार कैसा लिगेंड ले लेते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जैसे आपने एग्जांपल ले लिया NiCN4 2 नेगेटिव। मैं इस वाली वीडियो 3 एग्जांपल ही आपको करवाऊंगा, इसमें से एक मैंने करवा दिया, 2 एग्जांपल्स और बताने वाले हैं। सबसे पहला टारगेट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2, Ni2 पॉजिटिव का क्या आ जाएगा 3d8 4s। ठीक है, Ni2 पॉजिटिव क्या ऑर्बिटल से फिल कर लो इलेक्ट्रॉन्स। थ्री डी के बाद क्या आएगा 4s। अगर जरूरत पड़ी तो आप 4d भी यूज कर सकते हैं। यहां तक चीज आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं इसमें अगर आप इस कंपाउंड को देखें ध्यान से, तो कंपाउंड को ध्यान से देखने के बाद एक चीज हमारे माइंड में क्लियर हो रही है। वो चीज ये है कि NiCN4 2 नेगेटिव आपको दे रखा है। मैंने आपको बताया था नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए कि जो लिगेंड आपको दे रखा है वो वीक फील्ड है स्ट्रॉन्ग फील्ड। तो आपको पता होगा साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है,
वीडियो आपने उससे पहले देख लिया होगा। जब साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल किए, सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, पेयर हो। सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, पेयर हो। फिर मैंने आपको बताया था कि आपको देखना है कि इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, मतलब कि आप ये देख सकते हैं कितने लिगेंड है, 4 है। फिर ये देखना है कि साइनाइड कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेट है या बाइडेंटेट। मैं आपको बता देता हूँ, ये मोनोडेंटेट लिगेंड है तो एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन्स देगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। फिर बात आ रही है 2 लिगेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे, 4, और 4 लिगेंड्स कितने देंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें अब क्या करना है, वो 8 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। तो मैंने क्या बताया था, ये भी साइनाइड की तरफ से है, ये भी साइनाइड की तरफ, ये भी साइनाइड के इलेक्ट्रॉन है, ये भी साइनाइड। ठीक है। अब मैंने आपको एक तरीका बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स आपने लिगेंड्स के फिल किए हैं, जिस जिस ऑर्बिटल में फिल किए उन्हें लिखो। डी में एक डी ऑर्बिटल फिल किया, एस में एक एस में फिल किया, और पी में कितने में किए, 2 में। अब बात आती है DsP2 पे शेप कैसी है, मैंने आपको लिखवाई थी, स्क्वायर पिलिकन। तीसरा क्या है, इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसा है, तो आप देखेंगे ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं। अब दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक कहीं पर भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कैसे नहीं चल रहा है, वैसे डायमैग्नेटिक। तो आपने इसकी ज्योमेट्री बता दी, या सॉरी पहले हाइब्रिडेशन बता दी DsP2, इसकी शेप बता दी आपने स्क्वायर पिलिनर, आपने इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर बता दी डायमैग्नेटिक। और अगर आप मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना चाहते हो, जीरो आएगा क्योंकि इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं। तो ये पॉइंट अब आपके माइंड में क्लियर हो चुका होगा कि इस तरह से आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज करेंगे, किस तरह से आप क्रिस्टल फील्ड सॉरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का यूज करके इसकी हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं, शेप निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। और मैंने स्टेप वाइज आपको बताया किस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। अगर उसी हिसाब से आप चलते हैं तो आपके माइंड में हर एक पॉइंट क्लियर होता चला जाएगा और वहां से आप क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे। अब आते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया आपने N9CO, ठीक है। N9 आपको दे रखा है, पहले का ऑर्डर स्टेट निकालो, X CO का ऑर्डर स्टेट आप जानते हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑर्डर कोबाल्ट मत मान लेना, X की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। फिर मैंने क्या बताया, एटम नंबर कितना होता है इसका 20, 3D8 4s। अब इसमें कोई और स्टेट तो है ही, तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा 3D8 4s2 कॉम्प्लेक्स के अंदर भी, और वैसे भी इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा 3D8 4s, वो दिक्कत ही नहीं। अब इन्हें हम ऑर्बिटल से फिल कर लेते हैं। वन रूल का अकॉर्डिंग आपने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए। ठीक है ना। अब बात आती है N9CO4 में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिल किए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। सबसे पहला टारगेट क्या होगा, स्टेट निकालनी, वो 0 आ गई। यहाँ पर एक स्टेप हमारा बच ही गया, तो स्टेप बच गया कि भाई इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दे रखे थे
पहले तो क्या करने थे, इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ते थे, इस बार इलेक्ट्रॉन निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि इसका ओरिजिन स्टेट क्या है, 0 है। तो वो स्टेप बच ही गया हमारा एक तरह से। अब देखेंगे, फिर मैंने बताया था कि आपको देखना CO कैसा लिगेंड है, तो मैंने आपको देखी होगी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आपने देखा है CO वहां पर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा लिगेंड है, फिर आप याद रखें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। जब CO एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, पेयर करेगा। जैसे कि पहले वाले में इलेक्ट्रॉन पेयर हुए थे, इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर होंगे। कैसे होंगे, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ये वाले इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, पेयर हो गए इस तरह से। अब एक चीज जो एक्सेप्शनल, मतलब कि पहले वाले में और इस वाले में जो डिफरेंस आ रहा है, देखो CN भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था और CO भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या, मतलब इस वाले कॉम्प्लेक्स में एक चेंज क्या है, जो S वाले इलेक्ट्रॉन्स, जो S वाले इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स भी जंप करके D में ही आ जाएंगे। ये पॉइंट आप याद रखें, पहले वाले में ऐसा केस नहीं था, तो पहले वाले में S में इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इसमें S में इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ जाएंगे। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है, ये याद रखना। याद क्या रखना, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। और उसके बाद क्या आएगा, 4s, और 4s के बाद क्या आएगा, 4। ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे आप इसमें, फिर देखेंगे CO कैसे लिगेंड देगा, मोनोडेंटेड लिगेंड। तो एक CO कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 2, 4 कितने देंगे, 8। फिल करो उसको, तो आपने CO के इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए किसमें, S और P सब सेल के अंदर। अब देखिए आपने हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, sp3, शेप कैसी आएगी, टेट्राहेड्रल, और मैग्नेटिक मोमेंट कैसा आएगा इसको, 0, और मैग्नेटिक करैक्टर कैसा आएगा इसका, डायमैग्नेटिक, क्योंकि यहां पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, कहीं है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, तो कैसा नेचर आ जाएगा इसका, डायमैग्नेटिक नेचर। देखो क्वेश्चंस तो हमें बहुत तरह के करने, देखो अभी तो मैंने आपको टेट्राहेड्रल स्फीयर प्लेनर पे लेके गया, और बाई चांस कैसा हो जाए ऑक्टाहेड्रल के भी हम एग्जांपल लेंगे, कुछ इसमें एक्सेप्शनल चीजें भी आएंगी, उनके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपका हर एक पॉइंट आपके माइंड में क्लियर हो, जिससे कि आपको किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम ना। ठीक है, तो मैं हर एक पॉइंट आपको बताता भी चलूंगा, इसमें साथ साथ कोशिश रहेगी कि मैं हर एक टाइप का आपको एग्जांपल बताऊं, जिससे कि आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना आए। क्या आपने लिख लिया हो, ठीक। तो इसे आप वीडियो को वॉच करें, और जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, मेरे हिसाब से यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए, और जब भी हो सकता है अगर 2 या 3 जितने वीडियो इसके बने VBT के, तो VBT के जितने वीडियो डालने के बाद आपकी हर एक पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, और मैं आपको सिलेबस भी अपलोड कर दूंगा, जो CBSE ने रिड्यूस किया है सिलेबस इस ईयर के लिए, तो वो रिड्यूस सिलेबस में आपके सामने डाल दूंगा 11th के लिए भी और 12th के लिए एक वीडियो की फॉर्म में। ठीक है, तो स्टूडेंट